हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरी साइंस एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के 30 टॉपिक्स की 30 डे की एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम उन 30 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस और आने वाले क्वेश्चन एक ऐसी रिसर्च करी है हमने और वो 30 टॉपिक्स उठाए हैं जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उत्सर्जन तंत्र और क्लास रहेगी डे 13। ठीक है, तो ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक डायग्राम है। नामांकन कर देते हैं इसका। सबसे पहले तो सबसे पहले जो ये आपको दिख रहा है ये होती है हमारी किडनी। क्या होती है? किडनी, जिसको बोला जाता है गुर्दा। ओके, और ये नलिकाएं जो आपको दिख रही है ये नलिकाएं होती है यूरेटर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? यूरेटर्स बोलते हैं, या इनको बोला जाता है वाहिनियां। क्या बोला जाता है? वाहिनियां या मूत्र वाहिनियां इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूत्र वाहिनियां इनको बोला जाता है। ये हो जाता है हमारा यूरिनरी, क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यही यूरिनरी ब्लैडर। और ये आखिरी में होता है हमारा यूरेथ्रा। क्या होता है? यूरेथ्रा, जहां से ये होता है मूत्र का संग्रहण करने वाला। मूत्र संग्रहण होता है इसके अंदर और यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक छोटा सा डायग्राम है उत्सर्जन तंत्र का। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सामने आता है, सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आता है कि उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता क्यों हुई? शरीर को उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिदिन डेली क्या क्या बनता है? हमारे शरीर में डेली बनता है यूरिया, ठीक है, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल बनता है और क्या बनता है? अमोनिया। ठीक है, और ये तीनों क्या होते हैं? ये विषैले पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? ये होते हैं विषैले पदार्थ जिनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। तो इन विषैले पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन या उत्सर्जन। क्या बोला जाता है? उत्सर्जन। और इस उत्सर्जन में जो हेल्प करता है, जो तंत्र हेल्प करता है, जो अंग हेल्प करता है, उन अंगों को मिलाकर एक तंत्र बनता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसको बोला जाता है उत्सर्जन तंत्र, जिसके अंदर हमारी किडनी होती है, मूत्र वाहिनियां होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। ठीक है, तो ये सब मिलाकर बनाते हैं हमारा उत्सर्जन तंत्र मनुष्य का। यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और छोटी छोटी चीजों को हम समझते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन क्यों जरूरी है और उत्सर्जन में हम क्या क्या उत्सर्जित करते हैं। तो सबसे पहले देखना, ये होती है हमारी किडनी। ठीक है, कितनी होती है किडनी? संख्या में किडनी होती है हमारी दो। कितनी होती है? दो। आकार आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बीज के आकार की होती है, बीन शेप्ड होती है। कैसी? बीन के आकार की, बीन शेप्ड होती है। यहां तक समझ में आपको आ रहा होगा। रंग इसका होता है हल्का भूरा रंग। कैसा होता है? लाल भूरा रंग इसका होता है। कैसा होता है? लाल और भूरा रंग इसका होता है। और साइज इसकी एग्जाम में अक्सर पूछी जा चुकी है, पूछी जाती है। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर साइज होती है। और उसके ऊपर एक ग्लैंड आपको दिखाई दे रही होगी, ये उभरा हुआ भाग जो होता है ये होता है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है, दोनों साइड होती है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड होती है जो किडनी की दोनों साइड होती है, दोनों साइड ऊपर की ओर होती है। और इस किडनी के अंदर होता है मूत्र का निर्माण। क्या होता है? मूत्र निर्माण कहाँ होता है? किडनी के अंदर या गुर्दे के अंदर क्या होता है? मूत्र निर्माण। ठीक है,
पूरी प्रोसेस को समझेंगे मूत्र निर्माण की, उसके पहले आप इतना जान लो कि मूत्र निर्माण जब होता है तो मूत्र के रूप में हमारी बॉडी से निकलता है यूरिया और अमोनिया। ठीक है, यूरिया और अमोनिया या यूरिक एसिड, ये सब जो एनिमल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, वो यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया का एक्सक्रेशन करते हैं अपशिष्ट पदार्थों के रूप में, जो विषैले होते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, तो इनका एक्सक्रेशन करते हैं हम किडनी के द्वारा। किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलस होता है, हमारा बोमन कैप्सूल होता है, ट्यूब्यूल्स होती है, जिनके द्वारा पूरी प्रोसेस के द्वारा मूत्र निर्माण होता है। इतना समझ लेना कि जो मूत्र होता है, मूत्र के अंदर 95% तो क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, 1 to 5% तक इसमें होता है यूरिया। ठीक है, और 1 to 5% होता है इसमें लवण होता है या साल्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया मूत्र, मूत्र का निर्माण। अब मूत्र का निर्माण कैसे होता है उस प्रक्रिया को हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। एक और चीज समझना, ये जो किडनी होती है, क्या होती है, जो किडनी होती है, इस किडनी के अंदर लगभग 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं, और इस नेफ्रॉन को किडनी की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, किडनी की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है नेफ्रॉन को। और ये जो नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन जिन भागों से मिलकर बना होता है, उन भागों के नाम देखना। सबसे पहला जो होता है बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल होता है। अब इस बोमन कैप्सूल के अंदर होता है फिल्ट्रेशन। क्या होता है, फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन काय का होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। क्या होता है, ब्लड का। जितने भी ब्लड के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को बोमन कैप्सूल क्या करता है, छान के अलग कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया, ब्लड को छान के इसने अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर दिया। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है ग्लोमेरुलस। क्या होता है, ग्लोमेरुलस। तो ये क्या होता है, बहुत सारी इसमें भी छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जो क्या करती है, ब्लड को छानने का काम करती है। ठीक है, अगला जो पार्ट होता है वो होता है ट्यूबुल्स का। क्या होता है, ट्यूबुल्स का। तो ये जो ट्यूबुल्स होती है, जो नलिकाएं होती हैं, ये क्या करती है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ के साथ जो ब्लड आया है, जो ब्लड है उसके अंदर जितना भी अपशिष्ट पदार्थ को सोखने के बाद, छानने के बाद जो पानी या मूत्र जो बच जाता है, जो वेस्ट होता है, वो ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाता है, और ये ट्यूब्यूल्स उसको कहां पहुंचा देती है, यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, ट्यूब्यूल्स अपशिष्ट को कहां पहुंचा देती है, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा देती है, और यहां से यूरेथ्रा के द्वारा उसे बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, और समझते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में। अब जो वेस्ट पदार्थ ट्यूबुल्स के अंदर आया है, यहां पर इस ट्यूबुल्स के अंदर एक और प्रोसेस होती है री एब्जॉर्प्शन की, जिसको हम बोलते हैं पुनः अवशोषण। तो ट्यूबुल्स के अंदर एक और क्रिया होती है री एब्जॉर्प्शन की। तो ट्यूबुल्स के अंदर जितना भी वेस्ट आया है, इस वेस्ट के अंदर जितना भी पानी और मिनरल्स जो होते हैं, उनको क्या करती है, ये ग्लोमेरुलस, ये ट्यूबुल्स के द्वारा, ये फिल्ट्रेशन के बाद ये बोमन कैप्सूल होता है, वो पुनः एब्सॉर्ब कर लेता है और वो पहुंचा देता है शरीर को। ओके, और जितना भी वेस्ट होता है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद, पुनः अवशोषण के बाद जितना भी वेस्ट बनता है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ कर दिया था, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, और जो शेष बचता है वही मूत्र होता है, जिसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, बाहर निकालने के बाद एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि प्रतिदिन एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति दिन भर में कितने मूत्र का उत्सर्जन करता है, या कितने मूत्र का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो लिखना
एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 1 से 1.5 मतलब 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण कर सकता है। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, आगे समझ में? यहां हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद। देखना सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। पोलन ग्रेन्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर। यहाँ होता है एंथर हमारा, ठीक है, वह बीच में होता है हमारा पुष्प का ओरी वाला भाग। एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, आपको पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक ही प्लांट है, इसमें अलग अलग बहुत सारे फ्लावर है। अब हमने देखा था कि एक पुष्प के अंदर फीमेल पार्ट भी होता है और मेल पार्ट भी होता है। अगर एक ही पुष्प से, मान लो ये पुष्प लिया हमने, इस पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन्स इसी पुष्प के स्टिग्मा तक जाते हैं, तो वो क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन होगा। और अगर एक पौधा है हमारे पास, इस पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन्स दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक जाते हैं, तो भी क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन होगा, क्योंकि वो प्लांट क्या है? सेम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन।